वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर के टॉपिक इंश्योरेंस को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। हम सबसे पहले बीमा के अर्थ के बारे में बात करते हैं। जोखिम जो है अनिश्चितता का नाम है और अनिश्चितता जीवन का आधारभूत या एक वास्तविकता में से एक है। फ्रेंच एच नाइट ने यह विचार दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि मृत्यु एवं करों के अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। यानी उन्होंने अनिश्चितता को डिफाइन किया कि केवल मृत्यु को छोड़ दीजिए और करों को छोड़ दीजिए जो गवर्नमेंट व्यक्तियों से लेती है। इन दो के अलावा कोई भी चीज धरती पर, पृथ्वी पर निश्चित नहीं है। आज जो प्रत्येक व्यक्ति है इस संसार में अनिश्चितताओं और जोखिमों के झंझट से घिरा हुआ है। वह दुनिया का यदि कोई समृद्ध व्यक्ति है या सामान्य व्यक्ति है, चाहे छोटा दुकानदार है या एक बड़ा औद्योगिक साम्राज्य का स्वामी है, चाहे राजनेता है या अभिनेता है, क्रिकेट का खिलाड़ी है या खेल का आयोजक है, प्रयोगशाला का यदि वैज्ञानिक है या अंतरिक्ष यात्री है, सभी को अनिश्चितता और जोखिम ने घेरा हुआ है। सभी को अपने जीवन, व्यवसाय, संपत्ति, सफलता आदि की चिंता सता रही है। कोई जीवन में दाल रोटी की चिंता कर रहा है तो किसी को अपने स्वर्ग सिधार जाने पर बच्चों के भविष्य का ख्याल आ रहा है। किसी को अपने विशाल कारखाने की सुरक्षा की चिंता सता रही है तो कोई झोंपड़ी या जो किसान है वो अपने खलियान को बचाए रखने के बारे में सोच रहा है। किसी को समुद्र में तूफान से घिरे जहाज की तो किसी को जहाज में लदे माल की चिंता हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जोखिम है वो सर्वव्याप्त है और सभी लेवल के लोगों को अलग अलग जोखिमों को देखना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अनिश्चितताओं और जोखिमों के तूफानी समुद्र में एक निश्चितता का किनारा ढूंढने का प्रयास कर रहा है। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि जोखिम जो है वो सर्वव्यापी है, सभी वस्तुओं, सभी सजीवों में विद्यमान है, जो सभी के अस्तित्व में अंतर्निहित है। ये जो शब्द थे ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। अगर मैं आधुनिक समय की बात करूं तो बीमा जो है आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अभाव में दुनिया की अनेक अनिश्चितताओं एवं जोखिमों से उभरना संभव प्रतीत नहीं होता है। बीमा ने अनेक अनिश्चितताओं को निश्चितताओं की ज्योति में बदला है। बीमा जो है आशा की किरण के रूप में हमें दिखाई देता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बीमा का विशेष महत्व है। डॉक्टर लेविस ने कहा था कि बीमा ने भावावेश में दान की भेंट से भी अधिक बड़ा काम मानवीय भाईचारे एवं सामान्य हितों को प्रोत्साहित करने के लिए किया है। इसने जुए की भावनाओं को समाप्त कर दिया है, दमनकारी कानून से भी बड़ा काम किया है। इस सिद्धांत के बिना हमारी स्वस्थ व उत्तरोत्तर शक्तिशाली सभ्यता को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। यह सिद्धांत व्यवहारिक अर्थव्यवस्था में इस आधारभूत नियम को बल प्रदान करता है कि मानवता की सेवा सर्वोत्तम सेवा है और वह अपने आप को सेवा बीमा के द्वारा करवाता है, क्योंकि धर्म का यह स्वर्णिम नियम है कि एक दूसरे के भार को सहन करो, कम करो। तो इसी के साथ हम बीमा के अर्थ के बारे में
पढ़ चुके हैं। अब हम बीमा से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बीमा को अनेक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। जो समाजशास्त्री है उन्होंने बीमा को जोखिम से सुरक्षा का उपाय बताया है। जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बीमा को आर्थिक और व्यावसायिक आधार बताया है। जो कानूनी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने बीमा को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। हमारे विद्वान प्रोफेसर हॉपकिंस ने अपने शब्दों में कहा कि बीमा जो आर्थिक हानि है के विरुद्ध वह सुरक्षा है जो जोखिम को दूसरे के साथ बांटने के कारण उपलब्ध होती है। बीमा से व्यक्ति अपनी आर्थिक हानि को दूसरों के साथ बांटने का कार्य करता है। मून और तथा कुड्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि बीमा एक बड़ी अज्ञात हानि जो हो भी सकती है और नहीं, हानि की संभावना होती है, संभावना के अनुसार हानि हो भी सकती है और नहीं भी, को एक ज्ञात छोटी हानि बीमा प्रीमियम से प्रतिस्थापित करना है। यानी बड़ी अज्ञात हानि को हम किससे प्रतिस्थापित करते हैं? प्रीमियम से प्रतिस्थापित करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूं। एक व्यक्ति ने जिसके गोदाम में 5 लाख रुपए का सामान पड़ा है, तो अगर उसने बीमा नहीं लिया है और यदि गोडाउन में आग लग जाए तो जो उसका नुकसान है वो लगभग 5 लाख रुपए के करीब होगा। यदि उसने कुछ माल आग के दौरान बचा लिया है तो उसे हम लेस कर देंगे। लेकिन यदि उसे इस चिंता से मुक्त होना है, इस अनिश्चितता से मुक्त होना है और उसने बीमा के प्रीमियम का भुगतान कर दिया, मान लेते हैं वह बीमा का प्रीमियम 15,000 आता है, तो अज्ञात हानि उसकी 5 लाख रुपए थी लेकिन ज्ञात हानि उसकी 15,000 रुपए है। तो जो व्यापारी है वो 15,000 रुपए देकर अपनी चिंता से, अपनी अनिश्चितता से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं एडवांस लर्नर डिक्शनरी में क्या कहा है। बीमा एक वचन है, प्रॉमिस है, जो किसी कंपनी, समाज या सरकार द्वारा हानियों से सुरक्षा प्रदान करने, दूसरा बीमारी, मृत्यु आदि के विरुद्ध प्रावधान करने के लिए नियमित भुगतान के बदले दिया जाता है। इसे अब समझते हैं हम। वचन को समझाने की आवश्यकता नहीं, हम लॉ की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। एक व्यक्ति है जिसे ये चिंता खाई जा रही है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा। तो बीमा एक ऐसा साधन है जो उसे इस अनिश्चितता के प्रति कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। बीमारी की अगर हम बात कर लें तो बीमारी के अंदर बहुत अधिक पैसे खर्च होते हैं, तो इंश्योरेंस जो है इन बीमारियों को भी कवर करता है, तो व्यक्ति बीमारियों को लेकर भी निश्चित हो जाता है। विलेट के शब्दों में हम बात करते हैं। विलेट ने क्या कहा है? विलेट ने कहा है कि बीमा पूंजी की और निश्चित हानि की पूर्ति के लिए संग्रहण करने का एक सामाजिक उपाय है जिसमें कई एकांकी व्यक्ति की जोखिमों को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मैगी ने क्या कहा है? मैगी के शब्दों को समझते हैं। बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकांकी व्यक्ति की जोखिमों को अपने कंधे पर ले लेते हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्लियर किया कि जो बीमा है इसमें बड़ी संख्या में लोग मिलकर एकांकी व्यक्ति की जोखिमों को अपने कंधों पर ले लेते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो बीमा है जोखिम को फैलाने का एक सामाजिक तरीका है, सहकारी तरीका है। इसमें एक समान प्रकार के जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति अपने जोखिम को
दूसरे व्यक्ति को या व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देते हैं। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि सब मिलकर सामूहिक रूप से इस जोखिम को आपस में बांट लेते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम बीमा की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं या बीमा की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, जोखिम से सुरक्षा। बीमा की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वह व्यक्ति को जो भविष्य में होने वाले जोखिम हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुरक्षा उस व्यक्ति को या तो माल के संबंध में हो सकती है या संपत्ति के संबंध में हो सकती है, और इसके लिए प्रोफेसर हॉपकिंस ने कहा था कि बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है। दूसरा पॉइंट है जोखिम को बांटने की विधि। बीमा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जोखिम को आपस में बांट लिया जाता है। प्रोफेसर मैगी ने लिखा था कि बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एक व्यक्ति की जोखिम को अपने कंधे पर ले लेते हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो जोखिम अंतरण की विधि। बीमा जो है जोखिम अंतरण की एक विधि है। इसमें जो जोखिम होता है वह बीमित से बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाता है, यानी एक व्यक्ति को जो जोखिम है, जो रिस्क है, जो नुकसान हो सकता है, जो बीमित व्यक्ति होता है वो एक निश्चित प्रीमियम की राशि को भर देता है। भरने के बाद वह जोखिम बीमित से बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाती है। यदि बीमित को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई करने का कार्य बीमाकर्ता करेगा। अगली विशेषता की बात करें तो वह है हानि को निश्चित करने की विधि। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के गोडाउन में 10 लाख रुपए का माल पड़ा है और उसे हर समय ये चिंता रहती है कि माल चोरी ना हो जाए, माल को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए, आग ना लग जाए। तो इन सभी जोखिमों से बचने के लिए उसने बीमा कंपनी से बीमा पत्र का क्रय किया। जब उसने बीमा पत्र का क्रय किया तो मान लेते हैं उसका जो 10 लाख का माल है उसका जो प्रीमियम आया वो 25,000 रुपए आता है। कितने रुपए आता है? 25,000 रुपए आता है। तो जो व्यक्ति का जोखिम है वो निश्चित हो गया कि उसे 25,000 रुपए का भुगतान करना है, और भुगतान करने के बाद उसका जो 10 लाख का माल है उसका पूर्णतः बीमा हो गया है। अगर उसे किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसे पूरी राशि का भुगतान करेगी। तो जो भविष्य की हानि है 10 लाख रुपए की, उसे 25,000 रुपए देकर निश्चित कर लिया गया है। बीमा एक अनुबंध के रूप में। बीमा में एक वैध अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाते हैं। 2 पक्षकार होते हैं, एक वचनदाता होता है, एक वचन ग्रहीता होता है। इसमें निश्चित प्रतिफल होता है। प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। इस प्रीमियम के बदले जो बीमा करता है वो निश्चित घटना के घटित होने पर हानि की पूर्ति का वचन देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीमा एक अनुबंध है और इसमें एक वैध अनुबंध के सभी जो तत्व हैं उनका समावेश है। कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। अब उन सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला है परम सद्विश्वास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो बीमित व्यक्ति है वह वस्तु के संबंध में जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को बीमा कंपनी के साथ साझा करेगा। ये जानकारियां उपयुक्त भी हो सकती हैं या अनुपयुक्त भी हो सकती हैं। तो इन सभी सूचनाओं को बीमित को बीमा कंपनी के साथ साझा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीमा हित का सिद्धांत। यदि कोई बीमित किसी विषय वस्तु का बीमा करवाने के लिए जा रहा है तो उस विषय वस्तु में उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए। यदि विषय वस्तु नष्ट हो जाती है तो बीमित को आर्थिक रूप से हानि
होनी चाहिए। इसे हम बीमा हित का सिद्धांत कहते हैं। अब हम बीमा के क्षेत्र की बात करते हैं। बीमा का जो क्षेत्र है बड़ा विस्तृत है। इसमें जीवन बीमा को, अग्नि बीमा को, समुद्री बीमा को, कृषि बीमा को, पशुधन बीमा को, चिकित्सा बीमा आदि सभी प्रकार के बीमाओं को शामिल किया जाता है। अगली विशेषता की हम बात करते हैं, घटना के घटित होने पर भुगतान। इसे हम दो भागों में समझते हैं। सबसे पहले इसे हम जीवन बीमा के संबंध में समझते हैं। जीवन बीमा के संबंध में यदि घटना घटित हो जाए तो भी भुगतान किया जाएगा, और यदि घटना घटित नहीं हो तो भी भुगतान किया जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको अपने लेते हैं। एक व्यक्ति ए है जिसने 15 साल की पेइंग टर्म के हिसाब से एक इंश्योरेंस का प्लान लिया है। उस व्यक्ति ने 15 साल इंश्योरेंस का प्रीमियम चुका दिया है। 15 साल पूरे हो जाने के बाद कंपनी उसे ब्याज सहित राशि का भुगतान कर देगी। मान लेते हैं कि ए ने जिसने प्रीमियम भरना स्टार्ट किया था 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की स्थिति में उसका जो सम एश्योर्ड है वह राशि उसके परिवार में जो आश्रित हैं, जो नॉमिनी हैं, उसे दे दी जाएगी। ये तो जीवन बीमा के केस में हुआ कि घटना घटित होगी तो भी भुगतान किया जाएगा, और यदि घटना घटित नहीं होगी तो भी भुगतान किया जाएगा। अब हम जनरल बीमा के लिए बात करते हैं। मान लेते हैं मैंने मेरी बाइक का इंश्योरेंस लिया है और साल भर पूरा होने के बाद किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करेगी। जो प्रीमियम मेरे द्वारा दिया गया है वह कंपनी अपने पास रख लेगी। और यदि मेरी गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के केस में मैं कंपनी से क्लेम लेने के लिए अधिकारी हूं। अगर मैंने साल भर गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो साल भर के बाद यदि मैं अगले साल उसी कंपनी से मेरा या अन्य किसी कंपनी से बीमा करवाता हूं गाड़ी का, तो कंपनी मुझे एनसीबी प्रोवाइड करेगी, नो क्लेम बोनस। अगली विशेषता की बात करते हैं, जोखिम का मूल्यांकन। बीमा करने से पहले जोखिम का मूल्यांकन कर लिया जाता है। इसमें बीमा की राशि तथा संभावना दोनों को ही पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, और इन दोनों के आधार पर प्रीमियम की राशि का निर्धारण होता है। जोखिम जितना अधिक होगा प्रीमियम की राशि उतनी अधिक होगी, और जोखिम जितना कम होगा प्रीमियम की राशि उतनी ही कम होगी। जो बड़े बड़े इंश्योरेंस हाउसेज हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने जोखिम के मूल्यांकन के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। वह इसके अंदर निरंतर अनुसंधान करते रहते हैं और जोखिम के मूल्यांकन के संबंध में नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। बीमा की अगली विशेषता की बात करते हैं, बीमा जुआ नहीं। बीमे को जुए की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि जुए में एक पक्षकार को हानि होती है तथा दूसरे पक्षकार को लाभ होता है, जबकि बीमा में ऐसा नहीं होता है। इसमें बीमाकर्ता विभिन्न बीमितों से प्रीमियम प्राप्त करता है और किसी भी बीमित को हानि होने पर या दुर्घटना घटित होने पर उसे क्षतिपूर्ति करता है। इसलिए बीमा जुआ की श्रेणी में नहीं आएगा। भारत में जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और उसकी 4 सहायक कंपनियां कार्य कर रही हैं। इसके अलावा भारत में जो निजी क्षेत्र की देसी और विदेशी कंपनियां हैं, इनको भी भारत में इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए अनुमति दे दी गई है। अगर आज की डेट में बात की जाए तो जीवन बीमा में 23 निजी कंपनियां काम कर रही हैं। इसी प्रकार से सामान्य बीमा की बात की जाए तो 19 बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में बात की जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की लिस्ट है। ईगॉन लाइफ, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियांज, भारती हेक्सा, बिरला सन लाइफ, कैनरा HSBC, DHFL, एडिलवेयर, एक्साइड, फ्यूचर जनरली, HDFC और ICICI प्रूडेंशियल। यह लिस्ट बड़ी है। ये कुछ कंपनियां थी, अन्य कंपनियों की बात हम अगली स्लाइड में करते हैं। अन्य कंपनियां हैं IDBI,
इंडिया फर्स्ट, कोटक महिंद्रा, मैक्स लाइफ, पीएनबी मेटलाइफ, रिलायंस लाइफ, सहारा इंडिया, एसबीआई लाइफ, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, स्टार, यूनियन, डाइची और टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो भारत में एलआईसी के अलावा भी काम कर रही हैं। अब हम जनरल इंश्योरेंस के सेगमेंट में बात करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में 4 कंपनियां सरकारी हैं, उनका नाम हमें पता है। प्राइवेट की अगर बात की जाए तो आदित्य बिरला हेल्थ कंपनी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारती हेक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोटेक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनी में एलएनटी, लिबर्टी, मैग्मा, रहेजा, रिलायंस जनरल, रॉयल सुंदरम, एसबीआई जनरल, श्रीराम जनरल, टाटा एआईजी, यूनिवर्सल, ये कंपनियां हैं जो जनरल इंश्योरेंस के सेगमेंट में काम कर रही है। बीमा की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। अगली जो विशेषता वह है शुद्ध जोखिम का बीमा। जोखिम को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग है वो है शुद्ध जोखिम और जो दूसरा भाग है वो है परिकल्पित जोखिम। अगर बीमा की बात की जाए तो बीमा में केवल शुद्ध जोखिमों का ही बीमा किया जाता है। परिकल्पित जोखिमें वे होती है जिनमें या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, यानी दोनों ही संभावनाएं पाई जाती हैं। इसलिए परिकल्पित जोखिम का बीमा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता। अगली विशेषता की बात करते हैं कानून द्वारा नियमन। प्रत्येक देश में बीमा का सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। प्रत्येक देश की जो सरकार होती है इसके संचालन के लिए नियम व कानूनों का निर्माण करती है। भारत में बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, जीवन बीमा अधिनियम आदि के द्वारा जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है ये इसका नियमन व नियंत्रण करता है। इसका जो मुख्यालय है IRDA का, यह मुंबई में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह अपने नाम पर संपत्ति का क्रय कर सकता है, विक्रय कर सकता है या संपत्ति को अपने पास रख सकता है। इसकी खुद की एक सार्वमुद्रा है, कॉमन सील है। तो IRDA के बारे में जब हम संगठनात्मक ढांचे के बारे में बात करेंगे तब पढ़ेंगे। बीमा की विशेषताओं के बाद हम बीमा की शब्दावली की बात करते हैं कि बीमा की जो शब्दावली है उनमें किन किन को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम बीमा अनुबंध की बात करते हैं। तो जो बीमा अनुबंध होता है ये एक ऐसा अनुबंध है जिसमें जो बीमा करता होता है यह एक निश्चित प्रतिफल के बदले किन्हीं पूर्व निश्चित कारणों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है या घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का वचन बीमित को देता है। हमने पहले पढ़ा था कि इसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें 2 पक्षकार होते हैं, पहला पक्षकार बीमित और दूसरा पक्षकार बीमा करता। इसमें वचन दाता भी होता है, वचन ग्रहीता भी होता है। इसमें निश्चित प्रतिफल के बदले कुछ के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं, यानी प्रीमियम के बदले भविष्य में होने वाली हानियों के प्रति सुरक्षा। शब्दावली में जो दूसरा पार्ट है वो है बीमाकर्ता, इंश्योरर का। भारतीय जीवन बीमा के क्षेत्र में
अग्रणी कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा के अलावा 23 प्राइवेट कंपनियां भी जीवन बीमा के क्षेत्र में भारत में कार्य कर रही हैं। इसकी लिस्ट हम पीछे देख चुके हैं। अगर मैं सामान्य बीमा की बात करूं तो सामान्य बीमा में नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस काम कर रहे हैं। इसके अलावा 19 प्राइवेट कंपनियां भी भारत के अंदर काम कर रही हैं। तो ये सभी इंश्योरर की श्रेणी में आएंगे। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, बीमा की विषय वस्तु। बीमा की विषय वस्तु में जिस जीवन या संपत्ति का बीमा किया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है, और जो बीमित होता है उसका इस विषय वस्तु में जिसका वो बीमा करवाने के लिए जा रहा है बीमा योग्य हित होना चाहिए। यदि बीमा योग्य हित नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने से मना कर सकती है। बीमा योग्य हित क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो स्वयं का जीवन का बीमा करवा सकता है, क्योंकि यदि उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। वह अपने जीवन साथी का बीमा करवा सकता है, वह अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवा सकता है, वह स्वयं की संपत्ति का बीमा करवा सकता है, या उस संपत्ति का बीमा करवा सकता है जिसमें उसका वित्तीय हित हो। तो ये सभी जो हैं बीमा योग्य हित में या बीमा की विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम वह प्रतिफल है जो बीमा कंपनी को बीमा करने से प्राप्त होता है। बीमित के लिए ये ज्ञात हानि के रूप में होता है। बीमित बीमा कंपनी को बीमा पत्र का जो मूल्य चुकाता है, इस मूल्य को भी प्रीमियम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, बीमाकृत राशि या बीमा धन की। बीमा के अनुबंध के अनुसार वह अधिकतम राशि जो बीमित द्वारा बीमाकृत दुर्घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसके गोडाउन में 10 लाख रुपए का माल पड़ा है, तो वह 10 लाख का बीमा कंपनी से लेता है, तो ये बीमाकृत राशि कहलाएगी। यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे अधिकतम कितने रुपए का भुगतान करेगी? 10 लाख का भुगतान करेगी। इसे बीमा धन या बीमाकृत राशि कहा जाएगा। आज हमने इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस की विशेषताएं, इंश्योरेंस की शब्दावली के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम इस शब्दावली को पूर्ण करेंगे। बीमा के फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।